दोस्तों आपका स्वागत है अपने एग्जाम बूस्टर चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ईवीएस के ज़बरदस्त पॉइंट जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। दोस्त आज हम उन्हीं पॉइंटों के बारे में पूछेंगे जो टीचिंग एग्जामों में कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने सीधे रॉकेट पॉइंट पर। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 16 सितंबर 1987 में कहाँ पर, तो कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ। किससे संबंधित है, तो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ठीक, जो कि समताप मंडल में यूवी पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक, ये जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है दोस्तों, आपको बता दें ये जो है संबंधित है आपका ओजोन परत के संरक्षण से। किससे? ओजोन परत के संरक्षण से। अब जब बात हुई ओजोन परत की, तो दोस्तों आपको बता दें यह जो है समताप मंडल में पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो अब जब इसकी बात हो गई, परत की बात हो गई, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन एक या दो मिनट में आपको हम सारा जानकारी देते हैं। एक होता है क्षोभ मंडल। क्या होता है? क्षोभ मंडल। ठीक, क्षोभ मंडल होता है। इसमें जो होता है ये आपका 18 किलोमीटर तक होता है। क्या होता है? 18 किलोमीटर तक। ठीक, इसमें होता है जो कि आपका जितनी मौसमी घटनाएं हैं, यानी कि आंधी तूफान बारिश, ये भी सारी घटनाएं किस परत में आती हैं, तो क्षोभ मंडल में। ठीक, किसमें? क्षोभ मंडल में। और जो आपकी यानी ओजोन परत से संरक्षण जो होता है, यानी ओजोन परत की अगर हम बात करें तो वो जो है आपका समताप मंडल में होती है। और जो है समताप मंडल में जो वायुयान होते हैं वो भी समताप मंडल में पाए जाते हैं। ठीक, वायुमंडल की अगर बात करेंगे तो उसमें जो है आपका सैटेलाइट लाइट पाया जाता है। ठीक, आयन मंडल की बात करेंगे तो उसमें जो है क्या पाया जाता है आपका, वो क्या बोलते हैं उसको, पराबैंगनी किरण, जो यूवी किरण जो है उसमें जो है पराबैंगनी किरण को ये रोकती है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे हमने 4 परतों के बारे में आपको मोटा माटी बता दिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बस केवल। अगर पूछा जाए कि ओजोन परत के किससे मापते हैं, तो आपका डाप्सन से मापते हैं। किससे मापते हैं? डाप्सन से। ठीक, तो ये आपका हो गया। तो आपको ये पता चल गया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 16 सितंबर 1987 को कहाँ पर हुआ? कनाडा में। किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ठीक, अब बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल की। किसके? क्योटो प्रोटोकॉल की। तो यह जो है 1997 में बना था और जो लागू हुआ था तो 2005 में। ठीक, 2005 में। 2005 की अगर हम बात करें तो उसमें आपका आया था एनसीएफ। ठीक, और 2005 जो आपका आया था आपदा प्रबंधन आया था। आपदा प्रबंधन आया था। और 2005 की अगर बात करें तो एनसीईआरटी जो है वो मनरेगा जो है ये 2005 में जो है लागू हुआ था। ठीक, तो 2005 की डेट में जो है इतने चीज़ लागू हुए। एक तो आपका एनसीएफ, दूसरी बात आपका आपदा प्रबंधन, और जो है आपका मनरेगा। ठीक है, और क्योटो प्रोटोकॉल भी जो है 2005 में लागू हुआ। कहाँ पर हुआ? तो ये जापान में हुआ। कहाँ पर? जापान में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ये कनाडा में हुआ, लेकिन जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है ये जापान में हुआ। संबंधित किससे है? तो ग्रीन हाउस गैस से। किससे? यानी ग्रीन हाउस गैस को कम करना। ठीक है, किससे? ग्रीन हाउस गैस को कम करना। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ संविधान संशोधन के बारे में। बात करें संविधान की बात आगे, तो आपको बता दें कि अभी तक जो 100 संविधान संशोधन हुआ 105 संविधान संशोधन हुए हैं। ठीक, ये जो है 368वां आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन आपका आता है। ठीक, और अगर आर्टिकल की बात करें, उसमें भाग की बात करें अगर, तो ये जो है आपका 20वें भाग में जो है आता है। ठीक, किस में आता है? 20वें भाग में जो है आपका आता है। ठीक, मोटा माटी संविधान संशोधन की बात करें तो आपका वर्तमान में जो है 105 संविधान संशोधन हुए हैं। और ये जो आर्टिकल जो होता है संविधान संशोधन का वो शायद 368 में है। और जो भाग जो है वो आपका 20वें भाग में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा वन जीव, दो पॉइंट ध्यान रखिए, एक तो वन होगा, एक आपका वन जीव होगा।
का विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक है, यानी जो वन और वन्यजीव जो है ये पहले किस में था, इसमें पहले राज्य सूची में था, लेकिन जो है ये हटा करके जो है किस में रखा गया, यानी समवर्ती सूची में कब रखा गया, कब शामिल किया गया, तो वो आपको बता दें कि 42वां संविधान संशोधन हुआ और जो कि 1976 में जो है ये जो है आपका समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों कि जो आपका ये संपत्ति का अधिकार हटाकर मौलिक अधिकार में कब डाला गया, तो आपको बता दें संपत्ति का जो अधिकार था तो वो आपका 32वां, यानी इसके कहते हैं संवैधानिक क्या कहते हैं इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचार। ठीक है, जो कि आर्टिकल 32 में था। ठीक, आर्टिकल 32 में था। तो ये जो है संपत्ति का अधिकार 32 में था, लेकिन ये हटाकर ये कर दिया गया आपका 300A में। कहाँ पर कर दिया गया, 300A में। और कौन सा संविधान संशोधन था, तो 44वां संविधान संशोधन था। ठीक, कब था, 44वां संविधान संशोधन था। ठीक है, और दोस्तों बता दें आपको कि जो शिक्षा का अधिकार था तो वो समवर्ती सूची में कब रखा गया, तो 42वां संविधान संशोधन यानी 1976 में जो है शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जो है 42वां संविधान संशोधन में रखा गया। ठीक, अब बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया, तो 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। और वहीं राष्ट्रीय ध्वज संहिता की अगर हम बात करेंगे तो 2002 में जो है राष्ट्रीय ध्वज संहिता हुआ। ये क्वेश्चन दोस्तों पिछली बार जो यूपी टेट था उसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था, जो पेपर आपका लीक हो गया था, कैंसिल हो गया था, उस पेपर में जो है ये राष्ट्रीय ध्वज संहिता जो है उसमें था। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि हम सब लोग मतलब उन्हीं पॉइंटों को रखते हैं जो प्रीवियस पेपर में पहले पूछे गए हों और पूछे जाने की पूरी चांस हो, ताकि हम सब लोग प्रीवियस पेपर के ही क्वेश्चन रखते हैं ताकि जो है पूछे जाने की पूरी संभावना रहे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कुछ समवर्ती सूची के बारे में। तो भाग आपको बताते हैं, भाग जो है 7 में जो है ये भाग 7 में जो है हम सूची की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सूची की बात करते हैं। तो इसमें जो है 3 सूची हैं, एक तो आपका संघ सूची हो गया, एक आपका राज्य सूची हो गया और एक जो है समवर्ती सूची हो गया। तो अगर हम बात करेंगे कि संघ सूची में क्या आता है, समवर्ती सूची में क्या आता है और राज्य सूची में जो है क्या आता है। संघ सूची की अगर हम बात करें तो अगर उसकी हम बात करें तो इसमें विदेशी मामले और जो है रक्षा, संचार, बैंकिंग, ये सब जो है मुद्रा और रेलवे और जनगणना, ये जो है आपका संघ सूची में आते हैं। ये जो आपका जनगणना है, क्या है, जनगणना है और रक्षा है। ठीक, विदेशी मामले और मुद्रा, ये दोस्तों आपके संघ सूची में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जनगणना तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जनगणना और जनसंख्या, ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि ये संघ सूची है कि राज्य सूची है कि समवर्ती सूची है। अगर समवर्ती सूची के बारे में बात करेंगे तो शिक्षा आपका पहला होगा, समवर्ती सूची में है, फिर वन और जीएसटी और जनसंख्या। ठीक, ये जो है आपका समवर्ती सूची में है। वही अगर हम राज्य सूची की बात करेंगे तो उसमें पुलिस, कृषि, व्यापार और सिंचाई, ये सब जो है आते हैं दोस्तों। और ये सब भी हैं, लेकिन हमने उन्हीं पॉइंट को रखा गया है जो कि प्रीवियस पेपर में रखे गए हैं। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करते हैं कुछ जल के बारे में कि जल क्या है। ठीक है, तो जल एक रंगहीन स्वादहीन है। ठीक है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता है। ठीक है, जल का पीएच मान देखा जाए तो ये आपका होता है 7 होता है, जो कि आपका उदासीन मानाता है। क्या होता है, उदासीन। ठीक, उदासीन होता है। ठीक है, जल जो है एक उदासीन होता है, इसका पीएच मान जो है 7 होता है। और इसका सूत्र देख लें तो आपका H2O होता है। कितना होता है, H2O। दोस्तों आपको बता दें कि जो जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन को आपको बता दें, हाइड्रोजन की जो है संख्या जो होती है वो 2 होती है और ऑक्सीजन की संख्या जो होती है वो आपका 8 होती है। ठीक, अगर कोई भी एग्जाम पूछ लिया जाए कि जल में जो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 होती है। अगर ऑक्सीजन की पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है, तो वो आपकी कितनी होती है, 8 होती है। ठीक, अगर जल का घनत्व देख लिया है तो किस पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व होता है। वही अगर हिमांक की अगर बात करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर इनका हिमांक होता है, किसका, जल का। क्वथनांक की अगर बात करेंगे हम तो ये जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है इसका क्वथनांक होता है। ठीक दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ जनक के बारे में कि देखते इसमें जनक किसके हैं। ये चिकित्सा शास्त्र के जनक किसके हैं, कौन से हैं, तो आपका हिप्पोक्रेटस है। कौन है, हिप्पोक्रेटस। वर्गीकी के जनक पूछ रहे कि कौन है, तो कैरोलस लिनियस। क्या, कैरोलस
कैरोलस लिनियस जो है ये आपका वर्गीकरण के पिता कहलाते हैं। ठीक, अनुवांशिकी की अगर बात करें, अनुवांशिकी के जनक की बात करें तो वो आपका ग्रेगर जॉन मेंडल है। अच्छा, आपको यहाँ पे दोस्तों बता दें कि जो मटर का पौधा है वो आपके लिए क्वेश्चन है कि मटर का पौधा किस वैज्ञानिक ने जो है खोजा था। ठीक है, मटर का पौधा। अब हम बात करेंगे कि अपवर्तन सिद्धांत किसने दिया, तो ह्यूगो डे व्रीज ने। क्या दिया, अपवर्तन ह्यूगो डे व्रीज ने दिया। जीव जंतु की खोज किसने की, तो आपके जनक तो आपके अरस्तु हैं। कौन है, अरस्तु हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे कुछ तरंगों के बारे में, जो कि क्या बोलते हैं कि जैसे ध्वनि है, तो ध्वनि सबसे पहले ध्वनि जो है मानव के लिए आपके 80 dB होना चाहिए। कितने होना चाहिए, 80 dB जो है 80 dB होना चाहिए। अगर नॉर्मल अगर ध्वनि की बात करें मनुष्य की तो 80 dB होना चाहिए। ठीक, अगर इससे ध्वनि की हम किससे मापते हैं, तो आपका डेसीबल से मापते हैं। किससे मापते हैं, डेसीबल से। अगर ध्वनि की तीव्रता हम मापते हैं तो किससे मापते हैं, आपका डेसीबल से मापते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे कि श्रव्य तरंगे जो है में कितना जो है ध्वनि होती है, तो वो जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जो कि श्रव्य तरंगे होती हैं। आप श्रव्य तरंगे की बात करेंगे तो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। 20 हर्ट्ज से आपका अपश्रव्य तरंगे कम होती हैं। वही अगर प्रश्रव्य तरंगे की बात पूछेंगे तो 20,000 से अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से क्या होती हैं, अधिक होती हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ बंदरों की प्रजाति, जो कि आप कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे, कुछ बुद्धिमान होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बंदर के बारे में बात करेंगे कि सबसे छोटा कपी कौन होता है, तो वो आपका गिब्बन कहलाता है। जो सबसे छोटा कपी होता है गिब्बन। ठीक है, सबसे बड़ा कप की बात करेंगे तो वो गौरिल्ला है। कौन सा बंदर है, गौरिल्ला, जो कि सबसे बड़े प्रजाति में गौरिल्ला था, सबसे छोटी प्रजाति में आपका गिब्बन आता है। वही अगर बुद्धिमान प्रजाति के बारे में बात करेंगे तो वो आपका चिंपैंजी है, जो कि ये बंदरों में सबसे जो है बुद्धिमान है। और चिंपैंजी को ही माना गया है कि ये जो है एक मनुष्य का रूप है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि गिद्धों के विलुप्त होने का कारण, मतलब गिद्धों के विलुप्त होने के कारण क्या था। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि गिद्धों का विलुप्त होने के कारण यह था कि हम सब लोग क्या करते थे, पहले लोग क्या करते थे कि जैसे मान लो कि कोई अगर आपका जानवर है, जैसे भैंस वैंस है जो दूध देती है, कोई जानवर है, तो उसमें क्या करता था कि दूध को ज़्यादा निकालने के लिए क्या लगा देते हैं, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन और एक जो है डाइक्लोफेनिक जो आपकी दवा है, ऑक्सीटोसिन और डाइक्लोफेनिक जो है दर्द निवारक है। ठीक है, तो ये जो है आपको बुखार उखार में ये यूज़ करते थे जानवरों के लिए। ठीक है, तो जब जानवर एक्सपायर हो जाते थे यानी ख़त्म हो जाते थे तो क्या होता था कि जो है गिद्ध इसको खाते थे। तो जो ये आपकी ऑक्सीटोसिन और ये डाइक्लोफेनिक दवा जानवरों को खिलाई जाती थी यानी लगाई जाती थी, तो उसी से जो है गिद्ध हमारे क्या हो गए, ख़त्म हो गए, एक्सपायर हो गए। यानी वो बहुत दर्द निवारक थी, जो कि आपको गिद्धों को बहुत नुकसान पहुंचाया। ठीक है, यही कारण था कि आज हमारे देश में गिद्ध नहीं है। ठीक है, तो डाइक्लोफेनिक और ऑक्सीटोसिन इस दवा के कारण जो है आज जो है गिद्ध हमारे यहाँ पे नहीं है। ठीक, भारत में सबसे ज़्यादा अगर संकटग्रस्त प्रजातियों को बारे में बात करेंगे तो किस अभ्यारण्य में है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर, मानस राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि असम में पाई जाती हैं। अगर बात करेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में बात करेंगे तो वो आपके कहाँ पर मिलेंगे, मानस राष्ट्रीय उद्यान में। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका असम में पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं, बात करते हैं कुछ पुरुषों की नसबंदी के बारे में और स्त्रियों की नसबंदी के बारे में। ठीक है, तो पुरुषों के बारे में बात करेंगे तो ये आपका वैस्कोटोमी कहलाता है। जो पुरुष नसबंदी होता है तो उसमें आपको वैस्कोटोमी बोलेंगे, और जो स्त्रियों में जो होता है उसको बोलते हैं ट्यूबकोटोमी। ठीक है, ये दो क्वेश्चन ध्यान रखना, कभी कभी एग्जामों में साइंस में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि पुरुषों का नसबंदी क्या कहते हैं, तो वैस्कोटोमी कहते हैं, और जो स्त्री की नसबंदी जो होती है उसको ट्यूबकोटोमी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इबुकी क्या है। दोस्तों बता दें इबुकी क्या है, तो ये बता दें आपको कि उस उपग्रह का नाम है जो कि ग्रीन हाउस गैसों को मापता है। दोस्तों आपको बता दें बहुत छुपा रास्ता में क्वेश्चन है, क्योंकि इबुकी क्या है, तो उस उपग्रह का नाम है जो कि ग्रीन हाउस गैस को मापता है। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसों को मापता है इबुकी। ग्रीन हाउस गैसों को सबसे ज़्यादा जो नुकसान कौन पहुंचाता है, तो CFC। ठीक, CFC इसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, क्या कहते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जो एक होती है रेफ्रिजरेटर में, यानी जिसे कहते हैं आप घर में जो होता है क्या बोलते हैं उसको, फ्रिज, उसमें जो ये सब गैसें जो है हमारे ग्रीन हाउस ओजोन परत को बहुत ही नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक,
बात करेंगे कि झूम खेती कहाँ होती है। झूम खेती ये सीटेट में बहुत पूछा आता है कि झूम खेती कहाँ है। एनसीईआरटी बेस ये क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बता दें कि हम सब लोग कहीं ना कहीं जो साइंस से संबंधित और जीके से संबंधित हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको बता दें कि एनसीईआरटी बेस थोड़ा सा और एससीईआरटी बेस हम सब लोग क्वेश्चन रखते हैं, ताकि जो है इसी बेस पे हमारा जो सुपर टेट या ऑल टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, इसी बेस पे जो है कराता है, एग्ज़ाम कराता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग जो है थोड़ा सा एससीईआरटी और एनसीईआरटी का मिक्स रखते हैं, ठीक है, ताकि जो है पूछे जाने की पूरी संभावना रहे। तो झूम खेती के अगर बारे में बात करेंगे तो ये जो है पूर्वोत्तर राज्य में जो है ये झूम खेती की जाती है। ये जो कि आपका मेघालय राज्य हो गया, आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, और असम होगा, मिजोरम और नागालैंड, ये पूर्वोत्तर राज्य में जो है झूम की खेती वहाँ पर की जाती है, ठीक। सिंधु जल समझौता के बारे में बात करेंगे तो इसमें क्या होता है। सिंधु जल समझौता के बारे में बात करेंगे तो इसमें क्या आपका ब्यास, रवि और सतलज, इसमें जो होता है वो 80% भारत पानी जो है यूज़ करता है। यानी ब्यास, रवि और सतलुज ये 3 नदियाँ जो होती हैं, इन नदियों का पानी जो है भारत 80% यूज़ करता है, ठीक। और जो सिंधु, चेनाब और झेलम, इसका जो 80% जो है पानी ये आपका पाकिस्तान यूज़ करता है, ठीक। तो यह जो है सिंधु जल समझौता कहा गया कि जो है ब्यास, रवि, सतलज 80% भारत यूज़ करेगा और सिंधु, चेनाब, झेलम 80% ये आपका पाकिस्तान यूज़ करेगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ कि जो है ये जो आपका ब्रह्मपुत्र है ये किन किन नदियों पर कौन कौन सा नाम रखा गया। अगर हम असम की बात करेंगे तो असम को जो है ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम ये हैं, तो उसको ब्रह्मपुत्र कहा गया। कहाँ पर? असम को वहाँ पर ब्रह्मपुत्र कहा गया। बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा गया, ठीक। कहाँ पर कहा गया? जमुना कहा गया। और जो तिब्बत में क्या कहा गया? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को कहा गया सांगपो कहा गया, ठीक। और दिहांग में अगर क्या कहा गया तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में जो ये 2 देश है इसमें जो है आपको दिहांग बोला जाता है ब्रह्मपुत्र को, ठीक है। अगर हम बांग्लादेश में बोले तो जमुना बोला जाता है, अगर तिब्बत में बोले तो सांगपो बोला जाता है, और जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में अगर क्वेश्चन में होगा तो वहाँ पर आपका दिहांग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? दिहांग दोस्त, ठीक। अब दोस्त बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। चलिए अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण थोड़ा सा बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो हमारे, अगर मनुष्य के बारे में बात करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण से हमें विटामिन डी मिलती है, ठीक। विटामिन डी मिलती है जिससे हमें रिकेट्स रोग नहीं होता, ठीक। क्या नहीं होता? रिकेट्स रोग नहीं होता। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं पौधों के बारे में। क्या बोलते हैं? पौधों के बारे में अगर बात कर लें कि प्रकाश संश्लेषण का, फोटो रिस्पायरेशन का, फोटोसिंथेसिस का क्या कारण है, तो आपको बता दें कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका पौधा है, ये आपका पौधा है, ठीक है, ये आपका पौधा है, ठीक। ये मेरी आर्ट तो बहुत अच्छी नहीं है लेकिन देख लीजिएगा आप सबसे। ये आपका पौधा मान लीजिए, तो जो भोजन, पौधे में जो भोजन बनता है, सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि पौधे में भोजन कहाँ से बनता है, तो वो आपका प्रकाश संश्लेषण से बनता है, ठीक। पहला क्वेश्चन ये होगा। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि जो पौधा में प्रकाश संश्लेषण आता है तो वो पौधे के किस भाग से जो भोजन बनता है, तो आपको बताते हैं वो जो है आपकी पत्तियों से बनता है। किससे बनता है? पत्तियों से। अगर पत्तियां ना हो तो जो है प्रकाश संश्लेषण से पौधा भोजन बना नहीं सकता, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो, उसमें पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां किसके कारण हरी होती हैं, तो वो आपको बता दें क्लोरोफिल के कारण जो है, क्लोरोफिल के कारण जो है इसमें क्या होती हैं? पत्तियां हरी होती हैं। और आपको बता दें कि जो आपका क्लोरोफिल जो हरी होती हैं तो उसमें जो है कौन सा तत्व पाया जाता है। जब तत्व की बात करेंगे तो वो आपका होगा मैग्नीशियम। कौन सा होगा? आपका मैग्नीशियम। अच्छा, अब एक बहुत चर्चित क्वेश्चन रहता है, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन रहता है कि मान लीजिए जैसे ये आपका रूट्स हैं, कौन से? रूट के बारे में बात करेंगे, रूट हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात कर लें तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक होता है आपका जाइलम, क्या होता है? आपका जाइलम, और एक होता है आपका फ्लोएम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आ ही गया प्रकाश संश्लेषण, तो इसके बारे में हम आपको समझा दें। यहाँ से 1 या 2 नंबर, 1 नंबर मिनिमम, कभी कभी एग्जाम पर जब मूड वो हो जाता है, ऑफ हो जाता है, तो वो कभी न कभी 1-2 नंबर में पूछ लेता है कि जाइलम क्या है और फ्लोएम क्या है। तो जाइलम आपको बताते हैं कि जाइलम जो होता है ये जल, जा से जाइलम और जा से जल व खनिज लवण, ठीक है, खनिज लवण, ठीक। जो जाइलम होता है वो जल और खनिज लवण जो है ये पौधे तक पहुंचाता है। अगर फ्लोएम की बात करें तो ये जो है पौधों को क्या करता है? भोजन, पौधों को
पौधों को भोजन प्राप्त करता है। ठीक, क्या करता है? भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये जो है जाइलम और फ्लोएम का काम था। जाइलम की अगर बात करें तो ये जो है जल खनिज लवण पहुंचाता है पौधे को, और जो फ्लोएम की बात करें तो ये पौधे को क्या करता है? भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, अब रूट्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि रूट्स कितने प्रकार की होती हैं। तो रूट्स भैया आपके दो प्रकार की होती हैं। एक तो आपका मूसला रूट्स होती हैं, मूसला, और एक होती है अपस्थानिक रूट्स। अपस्थानिक दोस्तों यहाँ पे आप मोटा माटी बताते हैं दोस्तों, किसी दिन हम जो है रूट्स को बारे में बहुत अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, मूसला जड़ के बारे में अगर बात करेंगे, अपस्थानिक को शायद कोई कहते हैं गुच्छा जड़। क्या कहते हैं? गुच्छा वाले जड़। मूसला बात करेंगे, मूसला जड़ कैसे होती हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका गाजर हो गया, मूली हो गया, और जो दलहनी फसल होती हैं, जो है दलहनी, जिसमें दलहन निकलने का वो रहता है सिस्टम रहता है, तो वो जो है उसमें मूसला जड़ पाते हैं। जैसे सरसों, अरहर हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सब क्या पाते हैं? मूसलाधार जड़ पाते हैं। ठीक, अपस्थानिक में जो जड़ होती हैं वो जो है गुच्छादार पाते हैं। किसे पाते हैं? गुच्छादार, जैसे कि आपका गेहूं हो गया और मक्का हो गया, तो इसमें जो है आपको अपस्थानिक जड़ पाते हैं। ठीक, अब जब हमने बात कर ही लिया चना की, तो चना को आपको बता दें कि चना में कौन सा जो है बैक्टीरिया पाता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया पाता है। कौन? राइजोबियम। राइजोबियम जो है, ये जो है राइजोबियम के कारण जो है क्या होता है, इसमें चना में जो है इसकी जड़ों में पाया जाता है, चनों के जड़ों में पाया जाता है, और ये जो है नाइट्रोजन का नाइट्रिफिकेशन करता है, यानी कि इसमें जो है खाद की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसके कारण? जो चना के जड़ों में जो जीवाणु पाया जाता है राइजोबियम, इसके कारण जो है इसमें खाद की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, यहाँ पे जो है जहाँ तक हमने सोचा, जहाँ तक क्वेश्चन थे, हमने जो है आपको वहाँ तक कवर कराया। अब बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किस किस में होता है। तो अगर हम बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे तेज होती है, जो प्रकाश संश्लेषण होती है उसमें लाल रंग में सबसे तेज होती है, और बैंगनी रंग की अगर बात करें तो इसमें क्या होती है? सबसे धीमी होती है। ठीक, अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में बात करेंगे तो लाल में सबसे तेज होती है, और बैंगनी में क्या होती है? सबसे धीमी होती है। अब बात करते हैं बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू का वायरस कौन होता है? तो H5 और N1, ये जो है आपका बर्ड फ्लू का जो है आपका वायरस है। ठीक है, अब यहाँ जो है आपके लिए क्वेश्चन एक है कि स्वाइन फ्लू का वायरस कौन है? स्वाइन फ्लू का वायरस कौन है? ठीक है दोस्तों, हमने बर्ड फ्लू का वायरस आपको बता दिया कि H5N1 होता है। अब आप बताइए कि स्वाइन फ्लू का जो है वायरस कौन सा है। ठीक, चलिए बात करते हैं आप कुछ हॉट स्पॉट के बारे में कि हॉट स्पॉट भारत में कितने होते हैं। तो आपका 4 प्रकार के पाते हैं। एक तो आपका पूर्वी हिमालय क्षेत्र, एक आपका इंडो बर्मा हो जाएगा, एक आपका सुंडालैंड होगा, और एक आपका पश्चिमी घाट होगा। ठीक, सबसे ज़्यादा जो अगर जैव विविधता देखी जाए तो पश्चिमी घाट में पाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना। थैंक यू।